गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग एकदम फ्रेश और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। तो इसके पहले मैं स्टार्ट करने से पहले ये देना चाहता हूँ कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने अपना कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शन के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर चुका है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो हमारे इंडिया में आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट्स, रेगुलेट, डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। जैसा कि देखिए ये क्या है? अपेक्स बॉडी है और ये कंट्रोल करता है और ऑपरेट करता है और रेगुलेट करता है एंटायर बैंकिंग मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। यानी हमारे इंडिया के अंदर के जितने इंटायर बैंकिंग सिस्टम है कमर्शियल बैंक के, उसको क्या करता है? ये ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो इट इज नोन एज द एपेक्स सुप्रीम बॉडी। इट ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। अगर इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जैसे कि हमारे इंडिया में जितने भी कंपनीज हैं तो वो किसके अंदर डाउन करती है? कंपनीज एक्ट 2013। सेम वैसे ही एकदम हमारी क्या कहते हैं वो कमर्शियल बैंक जितनी है वो किसके अंदर डाउन करती है? सेंट्रल बैंक के अंदर करती है, यानी कि आरबीआई के अंदर करती है। और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो ऑल द फाइनेंशियल डेवलप कंट्री हैज देयर ओन सेंट्रल बैंक। जितने भी हमारी फाइनेंशियल डेवलप कंट्री है, हमारी मतलब जितने भी फाइनेंशियल डेवलप कंट्री है हमारी वर्ल्ड में, उनकी अपनी एक ओन सेंट्रल बैंक होती है। जैसे कि एग्जांपल की बात किया जाए, हमारे इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? आरबीआई। आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर यूएसए की बात करें तो उनके पास जो उनका सेंट्रल बैंक है उसको क्या बोलते हैं? फेडरल रिजर्व बैंक। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1935 अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास इन 1934। यानी कि हमारा जो आरबीआई वो एस्टैब्लिश कब हुआ है? 1935 में हुआ है। और किसके अंदर गवर्न करता है? आइए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक स्टार्ट करते हैं। फंक्शन से स्टार्ट करते हैं सेंट्रल बैंक का। तो पहले फंक्शन की बात करें तो करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी की बात करें तो जैसा कि सेंट्रल बैंक के पास क्या होता है? सोल अथॉरिटी होता है। सोल अथॉरिटी की बात करें तो यानी कि जो हमारे कंट्री में करेंसी को इशू करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? ओनली सेंट्रल बैंक के पास है। जैसे कि आप ये इधर ग्राफ में देख रहे होंगे, सेंट्रल बैंक है और सोल अथॉरिटी इशू ऑफ करेंसी। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के पास क्या है? सोल राइट है इशू पेपर करेंसी नोट। यानी कि हमारे कंट्री में जितने भी हमारी करेंसी इशू होती है, पेपर नोट्स होते हैं, उसको कौन इशू करता है? हमारी आरबीआई करती है। अब बात करते हैं जैसे कि एक्सेप्ट वन रुपीज नोट एंड कॉइन्स इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी जितनी भी इशू होती है, इशू करते हैं करेंसी को, उसको कौन इशू करता है? आरबीआई करता है। मगर एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट एंड कॉइन्स को कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। अब बात करते हैं कि इसके एडवांटेज के बारे में कि अगर ये फंक्शन को हम लोग परफॉर्म करता है सेंट्रल बैंक तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की बात किया जाए तो यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। यानी कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे कंट्री में सिर्फ आरबीआई पैसे को इशू करता है, करेंसी को इशू करता है, तो इसके लिए हमें क्या मिलता है? यूनिफॉर्मिटी मिलता है। यूनिफॉर्मिटी का सेंस समझिए तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को इशू करता है और कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक करता है। तो ये प्रोसेस के थ्रू हमारी जो नोट सर्कुलेशन होते हैं उसमें क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी होता है। अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। यानी कि ये क्या करता है कि अपनी कुछ पॉलिसी के थ्रू क्या करता है? हमारा आरबीआई मनी के सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इनेबल्स टू गवर्नमेंट हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद द इशू ऑफ नोट्स। अगर आप कहेंगे कि जैसे कमर्शियल बैंक ही क्यों सारे परफॉर्म नहीं कर सकता, तो हमारी कंट्री में तो ढेर सारे कमर्शियल बैंक हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ये सारी अथॉरिटी किसको मिली है? हमारे आरबीआई को मिली है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सिर्फ आरबीआई जब परफॉर्मेंस करेगी ओनली, तो हमारी गवर्नमेंट उस पर क्या रख सकती है? नजर रख सकती है कि और सुपरवाइज कर सकती है और उसके मनी सप्लाई को देख सकती है। अब बात करते हैं हम लोग इट इंश्योर पब्लिक फेथ इन द करेंसी नोट। अगर बात करें तो हम लोग अगर सारी परफॉर्मेंस हमारी आरबीआई करेगी तो हमारी पब्लिक को क्या रहेगा? उस पर फेथ रहेगा। आइए अब इसके सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। अब हम लोग सेकंड फंक्शन की बात करते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसकी बात करें तो जैसे कि कमर्शियल बैंक हमारे लिए जनरल पब्लिक के लिए जैसे फंक्शन को परफॉर्म करता है, सेम एज इट इज वो सेंट्रल बैंक भी हमारे कमर्शियल बैंक के लिए परफॉर्म करता है। जैसे कि बैंकर टू द गवर्नमेंट, जैसे कि देखा जाए कि जो सेंट्रल बैंक हमारा बैंकर
एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का। वैसे ही हमारा कमर्शियल बैंक भी हमारा क्या रहता था? हमारा एज अ बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे वर्क करता था। अब इसकी बात करें तो इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट फॉर कीप दियर कैश बैलेंसेस। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि कमर्शियल बैंक हमको क्या कहते हैं? करंट अकाउंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था, वैसे ही हमारा सेंट्रल बैंक भी हमारे कमर्शियल बैंक को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अब दूसरी बात करें तो इट एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक पेमेंट फॉर कीप दियर कैश बैलेंसेस। यानी कि जैसे कि कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक हमको प्रोवाइड, जैसे कि हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था कि वो हमारे बिहाफ पे एक्सेप्ट रिसिप्ट करता था और मेक पेमेंट करता था, यानी कि हमारे बिहाफ पे वो रिसिप्ट को एक्सेप्ट करता था और पेमेंट को भी कर देता था। तो वैसे ही एज इट इज सेम हमारा सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक के बिहाफ पे एक्सेप्ट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक्सेप्ट रिसिप्ट करेगा और मेक पेमेंट करेगा। और इट आल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड। जैसे कि कमर्शियल बैंक हमको जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता था टेम्परेरी पीरियड के लिए, सेम एज इट इज हमारा सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है टेम्परेरी पीरियड के लिए। अगर बात करें तो वो सेंट्रल बैंक हमारा कमर्शियल बैंक के लिए एज एन एजेंट जैसे परफॉर्म करता है। जैसे कि सेंट्रल बैंक मैनेज द पब्लिक डेब्ट, यानी वो कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या करता था? हमारे कमर्शियल बैंक के सारे अकाउंट्स को क्या करता था? मैनेज करता था एज अ पब्लिक डेब्ट। एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एडवाइजेस टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर, यानी कि वो टाइम टू टाइम कमर्शियल बैंक को क्या करता था? एडवाइस करता था और फाइनेंशियल मॉनेटरी मैटर पे। तो अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर। देयर आर अ नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक इन अ कंट्री, देयर आर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज दियर प्रॉपर फंक्शनिंग। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझे, जैसे कि एक क्लास होती है, उसमें ढेर सारे बच्चे होते हैं, तो अकेला टीचर उस क्लास को नहीं संभाल पाता है, तो क्या करता है? अपने सपोर्ट के लिए एक मॉनिटर क्लास बनाता है। वैसे ही सेम हमारे कंट्री में भी ढेर सारे कमर्शियल बैंक है, तो हमारे ढेर सारे कमर्शियल बैंक है, तो उसको भी एक सुपरवाइज करने के लिए एजेंसी बनाई गई है, जो कि हमारा क्या है? सेंट्रल बैंक है। अगर बात किया जाए तो एज द बैंकर ऑफ द बैंक, सेंट्रल बैंक कैसे परफॉर्म करेगा? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व की बात करते हैं तो जैसे कि हमारे जब डिपॉजिट होता है हमारे कमर्शियल बैंक में, जैसे कि सपोज हमने 100 रुपीज क्या किया? डिपॉजिट किया, जिसमें से कमर्शियल बैंक क्या करता है? हमारे डिपॉजिट का सपोज 20% क्या करता है? वो आरबीआई के पास रखता है और 80% क्या करता है? वो खुद के पास रखता है। तो ऐसे ही क्या करते हैं? उसको डिसाइड करता है रेट। कैश रिजर्व डिसाइड करता है कि हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो हमारे डिपॉजिट का कितना रेट और कितना अमाउंट क्या करेगा? आरबीआई के पास रखेगा। और लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट की बात करें, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट की बात करें तो इसके एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। जैसे कि सपोज मिस्टर एक्स है, वो उसकी कोई एक नई गर्लफ्रेंड बनी है, जैसे कि वो गया डेट पे जाने वाला, तो उसको क्या जरूरत है? उसको पैसे की जरूरत है, तो वो अपने दोस्तों के पास गया, तो अपने दोस्तों से पैसा मांगा कि भाई मुझे पैसा दे दो, मैं जाऊंगा डेट पे। तो उसके दोस्त ने कहा चलो ठीक है, तुमको मैं पैसा तो दे दूंगा, मगर किस बात के लिए तुम जा रहे हो? तो कहा कि मैं डेट पे जा रहा हूँ। कहा भाई तुम अकेले डेट पे जा रहे हो, जाओ मैं तुमको पैसा नहीं देता हूँ, इस चीज के लिए तो मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, तो तुम कैसे जाओगे डेट पे? तो ऐसे उसके कई दोस्तों ने ये चीज बोल के उसको क्या किया? मना कर दिया। तो लास्ट में गया वो अपने बड़े भाई के पास, तो उसके बड़े भाई से भी उसको इस चीज के लिए पैसे नहीं मिले, तो उसके पास लास्ट में ऑप्शन क्या बचा है? उसके फादर के पास। तो वैसे ही सेम ऑप्शन हमारे कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है? आरबीआई के पास जाना। जैसे कमर्शियल बैंक हमारे कई सारे बैंकों से उसको जब हेल्प बोरिंग नहीं मिल पाती है, तो क्या करता है? उसका लास्ट ऑप्शन क्या रहता है? हमारा आरबीआई रहता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट रिसोर्ट। अगर आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंक को क्या करता है? पैसा दे देगा तो ठीक, अदरवाइज उसको कहीं से भी अब पैसा नहीं मिल सकता है। अब बात करते हैं क्लियरिंग हाउस की। क्लियरिंग हाउस की बात करें हम लोग तो जैसे कि हमारे कमर्शियल बैंक, ढेर सारे कमर्शियल बैंक होते हैं हमारी कंट्री में, तो उन सब के बीच की जो क्लेम होती है, क्लेम को डील करने के लिए हमारा आरबीआई हेल्प करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इसकी अंदर की बात करते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि जो आरबीआई हमारा है वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करता है? हमारे सप्लाई ऑफ मनी को हमारी कंट्री में कंट्रोल करता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हमारे कंट्री में क्या है? इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बहुत कम है, तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या करेगा? उस मनी ऑफ सप्लाई को इंजेक्ट करेगा, यानी कि बूस्ट कर देगा कि हमारे
इकोनॉमी में जो मनी ऑफ सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि हमारे इकोनॉमी में मनी ऑफ सप्लाई बहुत ज़्यादा एक्सेस है, तो वो क्या करेगी, उसको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। जैसे कि हम लोग ने अभी पहले ही बात कर ली थी, ये क्या करती है, इसकी पॉलिसी को ऐसे फ्रेम करती है जिससे कि वो कंट्रोल कर लेती है हमारे किसको, क्रेडिट कंट्रोल कर लेती है और मनी सप्लाई कर लेती है। जैसे कि अगर बात करें तो जैसे कभी कभी होता है कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने लगता है, तो मतलब कि अगर एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि एक कोई पर्सन है हमारी कंट्री का, अगर हमारी कंट्री में मनी और सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, सबके पास पैसे हैं, तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। यानी कि हमारे जेब में जब पैसे होते हैं तभी तो किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं। अगर हम किसी चीज़ की डिमांड करेंगे तो जिस चीज़ की डिमांड करेंगे उसकी सप्लाई की शॉर्टेज पड़ जाएगी। अगर उसकी शॉर्टेज पड़ जाएगी सप्लाई की, तो उसका सप्लायर क्या करेगा, उस चीज़ की प्राइस क्या करेगा, बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इन्फ्लेशन आ जाता है। अगर इसी का अपोजिट ठीक डिफ्लेशन के टाइम होता है। तो हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ड्यू टू द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात करें। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर जेब में पैसे ज्यादा होंगे लोगों के, तो क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो सप्लाई की शॉर्टेज पड़ जाएगी। सप्लाई की शॉर्टेज पड़ेगी तो सप्लायर हमारा क्या करेगा, गुड्स के प्राइस क्या करेगा, उसके दाम बढ़ा देगा, तो जिसकी वजह से हमारे मार्केट में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट की बात करें, सेंट्रल बैंक लोन रेपो रेट कमर्शियल बैंक पब्लिक, यानी कि हमारा जो कमर्शियल बैंक है सेंट्रल बैंक से जो अमाउंट का लोन लेता है, जिस रेट पर लोन लेता है उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर रेपो रेट का कंट्रोल करने में क्या यूज होगा। अगर हमारा सेंट्रल बैंक अपने रेपो रेट को बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक उससे क्या करेगा, जो लोन लेगा वो ज्यादा रेट पे लेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जनरल पब्लिक जो लोन प्रोवाइड करेगा तो उसको भी हाई रेट पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाई रेट पे आपको लोन मिलेगा पब्लिक को, क्या पब्लिक लोन लेगी कमर्शियल बैंक से, नहीं लेगी, तो उस थ्रू भी क्या करेगा, इसके थ्रू भी वो अपने क्रेडिट कंट्रोल करेगा। अब बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट भी सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक हमको हाई रेट पे लोन प्रोवाइड करेगी। अगर हाई रेट पे लोन प्रोवाइड करेगी तो हमारे इकोनॉमी वो हमारी जनरल पब्लिक है वो पैसे की डिमांड ही नहीं करेगी बैंक से, क्योंकि उस पर हमको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब हमारे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, लोन नहीं लेंगे, तो हमारे जेब में पैसे नहीं रहेंगे। जब पैसे नहीं रहेंगे तो हम किसी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। जब हमारे पब्लिक के पास पैसे ही नहीं है तो किसी चीज़ की डिमांड नहीं करेगी, तो सप्लाई में इफेक्ट ही नहीं करेगा। अब बात करते हैं हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, यानी कि आरबीआई हमारी गवर्नमेंट की क्या करती है, सिक्योरिटी को मार्केट में बेचती है और खरीदती है। और बेचती कब है, जैसे कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारा क्या है कि पैसा है, मतलब सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा एक्सेस हो रहा है, तो उस टाइम क्या करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी को सेल करेगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करेगी। जैसे कि कंपनी अपनी शेयर्स को क्या करती है, मार्केट में इशू करती है ताकि वो पब्लिक से कहती है पैसा ले लेती है अपने पास। तो उसी की तरह हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो भी अपनी सिक्योरिटी को क्या करती है, सेल करती है। वो मार्केट से सिक्योरिटी को सेल करती है तो कमर्शियल बैंक से पूरा पैसा क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि हमारी इकोनॉमी में पैसा कम है तो क्या करेगी कि उसी को फिर से सिक्योरिटी को क्या करेगी, वहां से परचेज कर लेगी। अब हम लोग बात करते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट की। इसमें हमारे दो पॉइंट है, एक सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा है हमारा एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो ये रेशियो को क्या करती है, ये दोनों रेशियो को हमारा आरबीआई डिसाइड करती है। इनके रेट को डिसाइड कौन करती है, हमारा आरबीआई करती है। अगर इनके रेट को आरबीआई अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि मनी के सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या करती है, बढ़ाती है और घटाती है। अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो सिक्योरिटी बैंक हमसे क्या लेता है, लोन के ब्याज पे सिक्योरिटी लेता है। जो सिक्योरिटी का जो अमाउंट होता है और हमारे जो लोन अमाउंट के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल बोलते हैं। अगर सेंट्रल बैंक को लगता है हमारे इकोनॉमी में मनी ज्यादा है तो क्या करेगी, उस रेट को बढ़ा देगी। उस रेट को बढ़ाएगी तो हम क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक से लोन कम लेंगे। जब कम लेंगे तो हमारे इकोनॉमी में पैसे ही नहीं आए, मतलब पैसे की सप्लाई क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अब हम लोग इसको यहीं पे ओवर करते हैं, इस टॉपिक को। ये हमारा चैप्टर आज यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, और आगे इसको शेयर भी करिएगा। और हम लोग फर्दर ऐसे नए चैप्टर की वीडियो अच्छी लाते रहेंगे। थैंक यू।